सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। इमरान खान कोयटा में हैं, इजलास की सदारत उन्होंने भी की है। जो पिछले 5-6 दिन से मुल्क के अंदर धरने जारी थे, मुजाहरे जारी थे, एक तकलीफ थी, पूरी कौम को तकलीफ थी। वो मरहला तकलीफ का तो है, लेकिन अब स्टेप्स आगे बढ़ गए। हज़ारा कौम को मुसलसल 22 सालों से कत्ल किया जाता रहा है। मुख्तलिफ ब्रेक्स के अंदर इतने हैबतनाक किस्म के वाक़यात हुए हैं जिसकी मजम्मत पाकिस्तान में एक एक फ़र्द करता रहा है, हर हुकूमत करती रही है, हर इंसान करता रहा है, लेकिन एक्शन कभी नहीं हुआ। ये जो लाशें रख कर धरना जारी रहा, जो ख़त्म हो गया, तदफीन हो गई तमाम शोधा की, उस जिस नतीजे पर पहुँचे वो एक ऐसा दर्दनाक किस्म का मुआहिदा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लवाहिकीन के साथ किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उसमें ये 4-5 ऐसे तहरीरी मुआहिदे के अंदर नुकात शामिल किए गए हैं जिसकी जिम्मेदारी तो रियासत की है। आखिर लिख कर मुआहिदा क्यों किया गया? और फिर मेरे साथ दो अहम तरीन शख्सियात इस वक्त प्रोग्राम में शामिल होंगी। हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत सीनियर साहब हैं, गहरी निगाह है उनकी बलूचिस्तान के सारे मामलात के ऊपर, वो मेरे साथ शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। और साथ ही तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के और मुसलसल हर चीज़ के ऊपर बहुत क्लियर किस्म की बात करते हैं, लियाकत शेवानी साहब, वो भी मेरे साथ शामिल होंगे। लेकिन मैं आपको जो मुआहिदा हुआ है उसके चंद पॉइंट बताता हूँ, फिर गुफ्तगू आगाज़ करूँगा दोनों हजरात के साथ। एक सानहा मच की तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में कमेटी बनाई है। वो कमेटी, उसमें 2 मेंबर होंगे, असम्बली के DIG रैंक के ऑफिसर होंगे और शोधा के 2 मेंबर्स होंगे। अब ये कमेटी क्या करेगी? पहले तो फैसला ये हुआ है कि जो शहीद हुए हैं उनको 15-15 लाख रुपए उनके वर्षा को दिए जाएंगे। ये कमेटी ये करेगी कि जो 22 साल में मुसलसल मुख्तलिफ औकात के अंदर हज़ारा बरादरी के नौजवानों को शहीद किया गया, उन पर हमले किए गए, उसकी तहकीकात करेगी, यानी कि 22 ईयर्स की तहकीकात उस पर शामिल होगी। फिर जो लापता हुए हैं हज़ारा कम्युनिटी के लोग, उनके बारे में जानेगी, आखिर वो लापता कहाँ हैं, उनका पता करेगी। उसके बाद हसास इदारे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुसलसल काम करते रहेंगे। नया सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा हज़ारा कम्युनिटी के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, और नादरा के अंदर और पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड से मुतालिक उनके मसाइल हल करने के लिए भी बात की जाएगी। अब इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो रियासत ने वैसे ही करने हैं। कि लिखे क्यों गए हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये लिखे क्यों गए हैं? जैसे पाकिस्तानी है, उनको पासपोर्ट मिलना है, शनाख्ती कार्ड मिलना है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना है, रियासत की जिम्मेदारी है। 22 साल से इन्हें शहीद किया जा रहा है, मुख्तलिफ हम सिनेरियोज देखते हैं। आखिर इसको लिखने की नौबत क्यों थी, क्यों आई? शहजादा जुल्फ़िकार साहब। शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब। देखें, ये आपको आवाज आ रही है शहजादा जुल्फ़िकार साहब? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है शहजादा जुल्फ़िकार साहब? मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों जरूरत पेश आई, मुआहिदा तहरीरी तौर पर क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, आप भी बलूचिस्तान को काफी जानते हैं कि एक डाइवर्स सोसाइटी है बलूचिस्तान की, और यहाँ पर अफगान महाजिर यहाँ हो, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में है। और एक शुरू से शनाख्ती कार्ड का उसूल जो है वो अफगान महाजिर के लिए या अफगान रिफ्यूजी के लिए काफी मुश्किल मरहला बना दिया। पहले शनाख्ती कार्ड जब बिल्कुल नादरा में रजिस्टर्ड, और उसको आप कह लें कि बिल्कुल एक उस आवाज डिस्टर्ब हो रही है शहजादा जुल्फ़िकार साहब की, सही आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? अभी हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, रुक रुक कर आ रही है, अपनी बात पूरी करें। जी शहजादा साहब। जी जी जी, मैंने कहा एक स्टूल जो है शनाख्ती कार्ड का, ये अफगान महाजिर के लिए यह गैर मुल्ताफी मुश्किल हो गया था और बना दिया गया है। तो उसमें काफाक हुए, न सिर्फ जो हज़ारा कम्युनिटी है उनको ये शिकायत है, बल्कि वो जो पश्तून बोलने वाले लोग हैं उनको भी शिकायत है। वो भी ये पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी काफी जो है वो इस पे एहतजाज भी करते रहे कि हमारे लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए। और ये कोई बात देखी छुपी नहीं है, पिछले 30 सालों में अफगान जो रिफ्यूजी है इजीली उन्होंने मैनेज किया
और वो मैनेज कर लेते हैं। हमारा एक सिस्टम है कि नादरा उनको जो है ना वो चाहे पैसों से वो मैनेज कर लें या किसी तरह भी मैनेज कर लें, वो आराम से शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं। अब उनमें इस दफा पिछले इलेक्शन में हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कामयाब जो उम्मीदवार थे रजा वकील, वो भी उनका भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया और उनको ये साबित हो गया कि वो शनाख्ती कार्ड उनका अफगान है, तो उस पर उनकी रुकनीत भी कैंसिल हो गई, इलेक्शन दोबारा हुए। तो ये एक काफी एक मुश्किल मरहला है जिस पर वो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का एक उसूल है, जिसमें ये चाहते हैं, इनके मोतबरीन ये चाहते हैं कि बात लोग अभी खुद भी देखें, साना मच है उसमें ये 10 लोगों में से अफगान कौंसलेट ने ये लेटर लिखा है कि ये इन 10 में से 7 लोगों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और उसमें से 7 में से 2 के फैमिलीज ने अप्रोच उनको किया है कि उनकी डेड बॉडीज अफगानिस्तान भिजवाई जाए। अच्छा, तो ये एक ऐसा रहा है, और उसकी वजह से आपको पता है कि बलोच आबादी जो है वो काफी मुतासिर होती है, और वो इस पे एहतजाज भी करती रही है कि सेंसस में जो है ये फिर प्रॉब्लम उनको होता है और डेमोग्राफिक चेंज आता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है, इस वजह से जो है वो इस दफा तहरीर में वो तहरीरी तौर पर आया। मैं शहजादा साहब आपकी तरफ आता हूं। लाकत शहवानी साहब, ये जिम्मेदारी जो कबूल की दाइश, वाकई दाइश है? अब कहां तक हुकूमत पहुंच पाई है कि ये दाइश की कार्रवाई है, दाइश दावा कर रही है? हम अब तक कहां तक पहुंच सके हैं? ये मुजरिमान गिरफ्त में आ गए हैं, आने वाले हैं, हम करीब हैं? क्या इंफॉर्मेशन है इससे मुताल्लिक? जी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। दाइश ने तो क्लेम की है, अब उसकी कितने इन्वॉल्वमेंट है, कब से उनके यहाँ पर लोकल फैसिलिटेटर कौन है, इंटरनेशनल उनका मास्टरमाइंड कौन है, ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। हॉट परसू हो रही है, इंशाल्लाह इसके करीब पहुंच जाएंगे। अब ये तहरीरी मुआहदे की तरफ आता हूं मैं। जैसे कि शहजाद जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है, जाहिर है सिर्फ इत्मीनान हुआ तभी तो जाके तदफीन हुई, डेडलॉक था। इसमें आखिर इतनी ताखिर वाली क्या बात थी? जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो स्टेट की, रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको लिखने में, इसको मानने में इतनी ताखिर क्यों हुई? लियाकत शहबानी साहब, देखिए, एक तो ये है कि पास में भी हजारा बरादरी पर पैदा इस तरह हमले होते रहे हैं, और पास में भी मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ अकाबरीन मुतबरीन मिलते रहे, और उस तरह उनका धरना जो है कमिटमेंट करके कॉल ऑफ कराया गया। लेकिन बाद अज़ां जो उनके साथ वादे वईद हुए, उन पे पूरा अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये एक वो बैकग्राउंड है कि जिसके तहत उन्होंने ये महसूस किया कि अब के बाद जो मुआहदा है वो चाहिए। गो के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ इस दौर में ये दूसरा वाक़या है हज़ारा बरादरी के साथ, कोई और वाक़या पेश भी नहीं है। अब उसमें इश्यूज है, एक तो ये कि हज़ारा बरादरी जो है 1893 में अमीर अब्दुर्रहमान की जब हुकूमत आई अफगानिस्तान में, उस जमाने में उनको वहां पर प्रोसिक्यूट किया गया। 1893 में एक इन्फ्लक्स आई अफगानिस्तान से कोयटा। अब वो ज़ाहिर 100 साल से जायद अरसा हो गया, वो तो पाकिस्तानी हज़ारे हैं। दूसरा जो तालिबान हुकूमत के आने के बाद 95-96 में दूसरी एक इन्फ्लक्स बहुत बड़ी आई जो ज्यादा हज़ारा टाउन में मुकीम है। अच्छा, हज़ारा टाउन में बाद अलमदार रोड पे आबादी बढ़ने की वजह से लोग वहां से हज़ारा टाउन भी मुंतकिल हुए। यूं तो पास में हज़ारा बरादरी को शनाख्ती कार्ड का कोई कंप्लेन कभी भी नहीं रहा। अच्छा, लेकिन अब ये है कि न सिर्फ हज़ारा से जो भी माजरीन आए हैं, पूरे बलूचिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, मजबूरी तौर 4 मिलियन के करीब इनकी तादाद है। तो जाहिर है वो NIC बनाते रहे, पास में भी अभी भी बनाते रहे, नागरा से भी बनाते रहे, और इस तरह के एग्जैक्ट फिगर मैं भूल रहा हूँ, बट लाखों में एक तादाद आई है जिसको FC ब्लॉकेज कहते हैं। और वो शनाख्ती कार्ड जो सस्पेक्टेड हो, जिसपे शुबा हो नादरा को, वो उसको ब्लॉक करके NIC ओनर से डिमांड करता है। पूरा प्रोफार्मा है जिसके तहत जिसका NIC ब्लॉक हुआ हो उसे 70 अफगान वार शुरू होने से कबल की जो एविडेंस है, उसमें राशन कार्ड है या वालिदैन का NIC है, वो जो है प्रोवाइड करना होता है। तो जो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है, उनकी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, और जो नहीं करते जाहिर है उसको वो अफगान रिफ्यूजी या नॉन पाकिस्तानी रेजिडेंट
कैटेगरी में काउंट करके उसके शनाख्त कार्ड को ब्लॉक करते थे। अब उसमें ये होता रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनके भी शुबे की बुनियाद पर शनाख्त कार्ड ब्लॉक किए जाते रहे हैं। अब यानी कि इस तहरीरी मुआहदे के बाद लियाकत शहवानी साहब, अब ये कहा जा सकता है कि इसको फोकस करके हल किया जाएगा, हज़ारा बिरादरी के लोगों को अब जो ब्यूरोक्रेटिकली तंग होते थे वो तंग नहीं होंगे, मसाइल उनके सॉल्व होंगे। इस तहरीरी मुआहदे का मतलब यह है कि अब उनको वो शिकायत नहीं होगी। देखिए, जो जेन्युइन जायज किसी का NIC है उसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और अगर कोई शुबे की बुनियाद पर ब्लॉक होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, तो नादरा को फौरी तौर पे उसका वो मसला हल करना चाहिए। चलें। और अगर वाकई कोई अफगान रिफ्यूजी है और उसने गलत तरीके से अपना शनाख्ती कार्ड अवेल किया, उसका कैंसिल होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड को बहाल नहीं होना और चाहिए, उसको कैंसिल होना। बिल्कुल सही बात है। मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। खोड़ो साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये हम बलूचिस्तान के अंदर सिनेरियो बार बार देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दफ़ा हुकूमत में रही है, नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाती है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा इन्वायरमेंट देखा जिसके अंदर हुकूमत ने रिएक्ट बहुत ताखिर से किया, वज़ीर आज़म लेट पहुंचे, एक वहां पर इत्मीनान की सूरत हाल नहीं है। खोड़ो साहब, वजह क्या है? हम सिक्योरिटी के मामलात खुसूसन हज़ारा बिरादरी के साथ वो चीज़ें नहीं कर पाए, और आज तहरीरी मुआहिदा जो है वो हुकूमत ने किया है। किस तरह देख रहे हैं खोड़ो साहब आप इस सारे मामले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो सुस्ती है उसी ने ये सारा प्रॉब्लम यहाँ तक क्रिएट किया कि लोगों में बदएतमादी हुई। वहाँ जो हज़ारा बिरादरी वाले लोग बैठे हुए हैं या दूसरे जो भी कंसर्न लोग हैं, उन्होंने हुकूमत पर एक नो कॉन्फिडेंस सा शो किया है जी, जिसकी वजह से ये तहरीरी मुआहिदा लिखने की ज़रूरत पेश आई। अगर इस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब सुस्ती से काम न लेते, उनसे जाके पहले उनके साथ ताज़ियत कर लेते, हो सकता है उनकी डिमांड्स पर ये तहरीरी मुआहदे तो बाद में भी हो सकते थे जी। ये तहरीरी मुआहदा तो बाद में भी हो सकता था, या हो सकता है होने की ज़रूरत न पहुंचती अगर हुकूमत पे एतबार हो तो, हुकूमत पे एतमाद हो तो। अच्छा। हज़ारा बिरादरी वाले कोई कल परसों नहीं आए हुए पाकिस्तान में। हज़ारे बिरादरी वाले भी मैं समझता हूँ 50-100 साल से वहाँ काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, अपनी जगह पे थोड़ी बहुत रोज़ी कमाते हैं। अगर ये अफ़गान हैं तो फिर अफ़गान के लिए पॉलिसी बनी हुई थी कि उनको वापस भेजा जाएगा, वो वापस भी नहीं भेजे गए। उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए जैसे तैसे करके, जैसे पाकिस्तान में कभी कभी होता है, उन्होंने कर लिए। अब उनके प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए गए कि उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया। ऐसी वाक़यात दूसरे सूबों में भी हुए हैं, जैसे यहाँ बंगालियों को शनाख्ती कार्ड बनाने की हुक्म दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब शौकत अजीज़ ने, और उनको जी शनाख्ती कार्ड मिल गए कराची में। मैं नहीं समझता कि शनाख्ती कार्ड बनाने की कोई इतनी ज़्यादा, हाँ कराची में इतनी कोई बड़ी कोई तकलीफ़ होती है या नहीं होती है। डबल पॉलिसी है नहीं। अब वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं बलूचिस्तान में तो उनको तकलीफ़ है। हमारे सेंसेस में, हमारे सिंध में जो बलोच या पश्तून या कुछ इस तरह के दूसरे सूबों के लोग रहते हैं, उनको हुक्म दिया गया कि जी आप अपने मुस्तकबिल पते पर अपने आप को रजिस्टर कराओ। इसलिए हमारी आबादी कम दिखाई दी। वापस आएंगे, यहीं पर हमसे मांगेंगे अपने लिए सहूलतें, लेकिन रजिस्टर कराएंगे किसी और सूबे में। वहाँ की सीटें बढ़वाने के लिए हुकूमत ने काम कर दिया, और यहाँ के लोग हम बैठे हुए हैं कि जी हमारे पास तो रिसोर्स में और भी कमी हो गई, क्योंकि हमें अंडर काउंट किया गया, हमें अंडर काउंट किया गया सिंध में। उनको अपने अपने सूबों में जाके काउंट कर दिया, उनकी सीटें बढ़ गई। जहां हम ज़्यादा चीखते रहते थे कि जी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं दूसरे सूबों से, और हमें दिखाया गया जी हम कम हो गए। लेकिन हज़ारा वालों की बात अगर मैं करूं तो ये कल परसों के आए हुए लोग नहीं हैं। उनके साथ दाद रसी होनी चाहिए थी। अगर पहले वाक़या हुआ, अगर दूसरा वाक़या हुआ, ये दाद रसी होनी चाहिए थी। रियासत ने उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अगर दाइश का जिक्र कर रहे हैं कि जी दाइश ने कबूल कर लिए, तो फिर दाइश के लिए हम कोई दाइश के सपोर्टर तो नहीं है। हम कोई दाइश के सपोर्टर तो नहीं है कि जी दाइश क्लेम करे और हम चुप करके बैठ जाएं। तो फिर ये नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ? वो नेशनल एक्शन प्लान काम में क्यों नहीं आया, अमल में क्यों नहीं आया? तो नेशनल एक्शन प्लान का नाकाम होना, उनके साथ दाद रसी न करना,
उनके मसाइल को हल फौरी तौर पर न करना, ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से और इंसानी हमदर्दी के तौर पर भी अगर उनसे कोई 2 कदम उठा दिए जाते तो मैं मुनासिब समझता हूँ। जबकि उनको ब्लैकमेलर कहा गया, ब्लैकमेलर का लफ्ज किसी आवाज जाते हैं, ये तो अपने पाकिस्तान में ब्लैकमेलर का वर्ड कहा गया। लेकिन शहजाद जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त जो मुआहदा हो गया है, आप समझते हैं कि अब चीजें आगे जो बढ़ेंगी, सबसे पहले स्टेप्स क्या लेने की जरूरत है शहजाद जुल्फ़िकार साहब? सबसे ज्यादा जो इस वक्त उनकी तसल्ली और उनको तसल्ली देने की जरूरत है, वो सबसे पहले है कि कंपनसेशन 15 लाख रुपए अश्योर कर दिया। इस मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत अपना कितना शेयर डालती है, उन्होंने उनके साथ क्या मुआहदा किया, उनके साथ क्या उनको एश्योर किया गया, 20 लाख 25 लाख वो इनको देती है, 15 लाख देती है। ये सेकंड स्टेप में। अच्छा, एक मिनट शहजाद जुल्फ़िकार साहब, ये 15 लाख रुपए जो अभी शहीद हुए हैं उनके लिए हैं, या ये 22 साल से जो शहीद होते आ रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर हज़ारा बरादरी के, और उनको पहले पैसे नहीं मिले हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, वो भी सब इस पैकेज के अंदर शामिल है? क्योंकि ये जो मुआहदा है वो बता रहा है कि 22 साल से जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात करेंगे, तो क्या उन लवाहिकीन को भी, उनके वर्सा को भी रकम मिलेगी? नहीं, कतई अच्छा। नहीं। ये उनको जितनी कंपनसेशन की हुआ है, कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जिनको कंपनसेशन ना मिला। अच्छा, पहले मिल ये चुके। जरूर है कि देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान का एक कानून है जिसमें अगर कोई शहरी शहीद होता है किसी भी वाकये में दहशतगर्दी को, उनकी जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। गवर्नमेंट मुलाजमीन जी, सिपाही शहीद होता है या गवर्नमेंट मुलाजिम कोई शहीद होता है, उसके लिए उसका डिपार्टमेंट मुख्तलिफ वो रखता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब कोयटा के 4-5 साल पहले, उस वक्त उसको 1 करोड़ रुपए उन्होंने डिपार्टमेंट उनके लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि मुआहदे में और कौन सी चीजें जिसको फोकस चाहते हैं हज़ारा बिरादरी के लोग? क्या किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी गवर्नमेंट के आदमी को चाहते हैं तब्दील किया जाए, रिप्लेस किया जाए? मैं सिर्फ एक इसमें छोटी सी वजाहत जरूर कर दूं जी। कि जो पिछले 22 साल के केसेस हैं, जो सबसे बड़े उसमें उनको एक तशवीश है और उनका डिमांड मुतालबा रहा है, वो ये रहा है कि पिछले 22 साल में जितने दहशतगर्दी के केसेस हुए हैं, मुआवजा तो उनको मिला, लेकिन उसकी तहकीकात पूरी तरह नहीं, पता नहीं चला कि कितने लोग उनमें मुलविस थे। कुछ पकड़े गए हैं, मार दिया गया, एनकाउंटर में मार दिया गया इनको। और अगर जो लोग इस वक्त जेलों में हैं, डेथ रो में है, तब एग्जीक्यूशन उनकी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के केसेस में कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है पिछले 20 साल से, 25 साल से। उसको देखा जाए। अच्छा, लियाकत शेहवानी साहब, ये जो जुल्फ़िकार साहब बात बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लियाकत शेहवानी साहब, अब बलूचिस्तान हुकूमत का फोकस क्या होगा? जैसे वो बता रहे हैं कि मुआवजा फौरी तौर पर मिला जाए, तहकीकात की जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, केसेस को देखा जाए। आपके सिमत में बलूचिस्तान हुकूमत काम करेगी? जाम कमाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक बड़ा इम्तिहान सामने आया है, इस इम्तिहान से कैसे गुजरेंगे? देखिए, अगर ये तो इम्तिहान है तो इससे आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। निसार कोड़ा साहब, हुकूमतों के लिए इम्तिहान आते हैं, हुकूमतों को आवाम के लिए खड़ा होना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम उनके मसाइल हल करने के लिए। यहां गैप नजर आया जिसका आपने जिक्र भी किया था। हम फौरी तौर पर रिलीफ जो दें, वो क्या क्या हज़ारा बरादरी को रिलीफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिल जाए, आगे इनकी दाद रसी कैसे हो? मैं समझता हूँ मुआवजा बहुत कम दिया गया है। कम है। अगर मुआवजा ज़्यादा दिया जाए तो हुकूमत अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करेगी और अपने कुछ न कुछ उजलत दिखाएगी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए बेहतर कोई इंतजाम कर सकेगी। अब 15 लाख रुपए बड़ी हुकूमत के लिए क्या माने रखते हैं? 10 अरकान शहीद हो गए और ये 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया हुकूमत के सामने क्या बड़ी बात होती है? मैं समझता हूँ मुआवजा कम है जी। उनकी दादरसी उस तरह से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उनको बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया, उनको चुन चुन के मार दिया है, उनके बच्चे मार दिए, उनके बड़े मार दिए गए,
चुन चुन के मारे गए हैं। मैं समझता हूँ इसके लिहाज से इस हुकूमत को कुछ और ज़्यादा सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने उनके साथ दाद रसी भी नहीं की और उनको उल्टा गाली भी दे दी, उनको ब्लैकमेलर भी कह दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही घटिया चीज़ थी जो हुई है उनके साथ, और इस तरह के वाक़यात और इस तरह के रिएक्शन अच्छे नहीं होते। ये ज़बान बड़ी चीज़ होती है। ये इतने आला ओहदे पर बैठा हुआ बंदा अगर सिर्फ ये कहे कि मेरे लाशों को देखो और मेरी कोई मदद को आओ, उसको उन्होंने ब्लैकमेलर का नाम दे दिया। ये बहुत बुरी बात है, बहुत इस पे बहुत तकलीफदेह बात है। बेहिसी पर ये बेहिसी, ये तकलीफदेह बात है, ये बेहिसी की। शाबानी साहब ये बताइए कि निसार खोड़ो साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि पैसे मुआवजा बहुत कम है, 15 लाख रुपए मुआवजा बहुत कम है। मुआवजा बढ़ाने के ऊपर जा रहे हैं, मुआहदे के अंदर तय कर लिया 15 लाख रुपए मुआवजा, जिस तरह से वो शहीद हुए। मुआवजा बढ़ेगा या सिर्फ ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट भी पैसे देगी? जी 15 लाख जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट दे रही है, 10 लाख जो है फेडरल गवर्नमेंट देंगी। टोटल ये 25 लाख बनते हैं। टोटल 25 लाख रुपए बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शहबानी साहब, निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फ़िकार साहब। इजलास चल रहा है, देखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान लवाहिकीन से, उनके वर्सा से मुलाकात कर रहे हैं, इजलास की सदारत कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस सारे प्रोसेस के बाद? मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद अमेरिका में बहुत तब्दीली किसी एक हवा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो पूरे 4 साल कुछ और मूड में थे, अब किसी और मूड में है। अमेरिका किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अमेरिका, अमेरिका में पिछले दिनों जो वाक़यात हुए शायद किसी ने तसव्वुर भी ना किए हों। लेकिन बहरहाल जब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने अमेरिका में ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी, उनके पिछले 4 साल के दौरान भी इस तरह की सूरत हाल कई बार आई कि मैं नहीं मानूंगा और मैं अपनी चलाऊंगा। और मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात के मामलात को भी उन्होंने चैलेंज किया, बहुत एक बार नहीं कई बार किया। उसके बाद इक़्तिदार की मुंतकली पर भी मानने को तैयार नहीं थे। और आज की सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी है कि ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया है। उन्होंने जो बलवा एक हुआ, एक हंगामा राई हुई कैपिटल हिल के ऊपर, उसको मॉनिटर करने वाली वीडियोस भी आ गई हैं। आखिर ये सब कुछ क्या कर रहे थे और अब अमेरिका कहाँ पहुंचा है? अब बाइडन जाहिर है कि मुंतखब हो गए हैं, ऐलान हो गया है। अब उन्होंने जाके 20 जनवरी से इख्तिदार संभालना है। कहा जा रहा है कि बाइडन के इख्तिदार संभालने से पहले इम्पीचमेंट भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने इस तरह के रवैये अख्तियार किए हैं। बहुत सारे सिनेरियोज इस तरह के बन रहे हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या? मेरे साथ 2 बहुत अहम अमेरिकन पाकिस्तानी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज अहमद जो कि एपी पैक के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूस्टन से, ताहिर जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू आगाज़ डॉक्टर एजाज आपकी जानिब से करता हूँ। ये बताइए कि हमने देखा जो इलेक्शंस हुए, जिस तरह से इलेक्शंस हुए, उसमें फिर कामयाबी किस तरह से हुई, डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं थे। ये सारा सिनेरियो होता रहा, लेकिन ये जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ, ये तो अमेरिका की तारीख में 1814 के अंदर इस तरह का मामला हुआ था। दुनिया के अंदर जमहूरियत का जिसे कहते हैं चैंपियन अमेरिका है, लेकिन अब तो वो नहीं रहा जिस तरह के मामलात हुए। आप क्या देख रहे हैं अमेरिका की सियासत अब कहाँ पहुंची है, किस सिमत अमेरिका जा रहा है? डॉक्टर एजाज, कल के हालात हैं, इसका सबका जिम्मेदार ट्रंप है। ट्रंप ने एक नफरत का बीज बोया 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो वाइट सुप्रीमेसी थी उसको प्रमोट किया और जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ किया। अब वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, प्राउड बॉयज, जो कि बहुत ज्यादा वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग हैं, वो बाहर आ जाते हैं और वो इतनी तादाद में आ गए और वो देवर सो अपसेट और उन्होंने कैपिटल हिल पे अटैक कर दिया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये कि अब इनका क्या होएगा? जो यूएस अटॉर्नी है वहां पे वाशिंगटन डीसी में, कैपिटल के एरिया में, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है और लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुजाहरे में 5 लोग मर भी गए हैं, तो उसकी वजह से ये दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और जो लॉ मेकर्स हैं दोनों साइड्स पे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दे आर वेरी वेरी अपसेट। व्हाट वी आर सीइंग
कि इतना ज़्यादा पुश हो रहा है कि ट्रंप को रिज़ाइन करना चाहिए। पेलोसी ने तो कह दिया है कि विद इन 2 days यू शुड रिज़ाइन, अदरवाइज मंडे को हम आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं। अच्छा तो ये जो डॉक्टर एजाज, उन्होंने ये अटैक किया है, इम्पीचमेंट है, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई हो जाएगा, इम्पीचमेंट हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी कैसे गुजारेंगे अगर इनकी इम्पीचमेंट हो जाती है, वो यहाँ से फारिग हो जाते हैं? चंद दिन पहले ही उनको उन्होंने इख्तियार छोड़ना, और उन्होंने ट्वीट भी ऐसा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी कि मैं पुरअमन तौर पर तैयार हूं। लेकिन आप क्या देखते हैं, जिंदगी कैसी गुजारेंगे डोनाल्ड ट्रंप बाद में? जी इस वक्त जो लॉ मेकर्स हैं, ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी है, उन्होंने उसको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आप रिज़ाइन कर दो, और या माइक पेंस जो है उसके ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तुम 25th अमेंडमेंट इन्वोक करके और कैबिनेट के ज़रिए इसको वाइट हाउस से निकाल दो। लेकिन अगर वो नहीं निकालते तो मंडे को आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट विल बी प्रेजेंटेड। अगर आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट आ जाते हैं तो उसके 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जाएगी। अगर वोटिंग हो जाती है तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि दिस टाइम, लास्ट टाइम जो इम्पीचमेंट हुई थी वो फेल हो गई थी। इस दफ़ा मोस्टली 100% डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स भी साथ मिल रहे हैं। एक सेनेटर ने जो अलास्का से तो साफ कह दिया रिपब्लिकन ने कि आई वांट हिम आउट। सो एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ हिज डिविसिव पॉलिटिक्स, और मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा इम्पीचमेंट के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इम्पीचमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि इसको निकालना है। इम्पीचमेंट का मकसद जो है वो तो 1 हफ्ता 1.5 रह गया इसके लिए। मकसद ये है कि ये आइंदा किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, ताकि अगर ये दोबारा इलेक्शन में आया, जिस तरह ये कह रहा है कि मैं 4 साल के बाद दोबारा लड़ूंगा इलेक्शन, तो उसके बाद भी यही काम दोबारा स्टार्ट कर सकता है, कंट्री को डिवाइड कर सकता है। अच्छा डॉक्टर एजाज, मैं डॉक्टर एजाज, मैं ताहिर जावेद साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। खुशामदीद ताहिर जावेद साहब, ये बताइए कि हमला जो हुआ, इतना बड़ा हमला पूरी दुनिया ने देखा, कैपिटल हिल पे हमला हो गया, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कुछ होगा? जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भी सबसे बड़ी जो 2-4-3 चीज़ें हैं वो क्या की जाएंगी नई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन जी सबको पता है, नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी ज़रूरत आज की जो है, पूरी नेशन को यूनाइट कैसे किया जाए। जो इतनी बड़ी रिफ्ट, इतनी बड़ी हेट, इतना बड़ा डिफरेंस बिटवीन पीपल क्रिएट कर दिया गया। एक ही ऑफिस के अंदर 2 तरह के लोग आपस में बहस कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर माहौल होता था वही यहाँ पे शुरू हो गया, वरना यहाँ पे तो इससे पहले कोई रिपब्लिकन को वोट देता या डेमोक्रेट को देता था, उसको डिस्कस भी नहीं करते थे लोग आकर के। अभी ये है कि आज की मैं एक चीज़ बताता हूँ कि चूँकि लिंडसे ग्रैहम ने ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट वोट दिया, तो उसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर ट्रंप के हामियों ने उसके साथ बेइंतहा यानी नामुनासिब रवैये का इख्तियार किया और उसको बैशिंग की। तो ये जो एक कह लें कि एक्सट्रीमिज़म जो रवैयों के अंदर है, इसको पैच लगाने पड़ेंगे और कौम को टुगेदर मुत्तहिद करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो बाइडन का, और वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट जॉब। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें समझता हूँ वो ये कि वैक्सीन और कोविड को जो डील करना है, ट्रंप का था कि वैक्सीन को आधी रिलीज़ की जाए, आधी होल्ड की जाए। बाइडन विल नॉट डू दैट, उसको सारी की सारी रिलीज़ करेंगे और मैक्सिमाइज़ करेंगे कि जो कंट्री के अंदर लोगों को वैक्सीन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगे। टारगेट हमारा 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाना है, हमने 2% भी अभी मुकम्मल नहीं किया, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा टारगेट है और इसको करने के। और फिर ये कोविड टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हर नुक्कड़ और कॉर्नर के ऊपर कोविड टेस्टिंग की जाए और मास्क वेयरिंग को मैंडेटरी किया जाए। अच्छा ये बताएं कि अचानक जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है ट्रंप के मूड में, मिजाज में, हर चीज़ को तैयार हो गए, इसकी वजह क्या है? ताजा साहब, जब आप कवर कर रहे थे तो आपने देखा कि बड़ी टफ एक पोजीशन ट्रंप की थी कि मैं इसको फैसले को नहीं मानूंगा, मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं विनर हूं, कोई और नहीं है, और रिग्ड इलेक्शन ये वो। अच्छा, फिर ये वो हादसा हो गया जो कैपिटल हिल वाला। अब ये है कि चूंकि इनके अपनी पार्टी 1 by 1 सब रिजाइन करके जा रहे हैं, और बेसिकली मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिन के अंदर ये अकेले एब्सोल्युटली अकेले रह जाएंगे, अकेले बैठे हुए होंगे व्हाइट हाउस के अंदर, अकेले रह जाएंगे व्हाइट बड़ा खतरा है। मैं टाइम की बहुत कमी है, मामला तो बहुत दिलचस्प बता रहे हैं ताहिर जावेद साहब, लेकिन ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मामला ये है कि यूके में ज़्यादा अमवात हो रही हैं। जो नया वायरस है कोविड का वो है क्या,
और वो किस तरह जल्दी से कम टाइम के अंदर लोग जो है वहाँ पे मौत के दर पर पहुँच रहे हैं, उसकी वजह की इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोविड-19 बहुत तेज़ी से अलग रंग इख्तियार कर रहा है। यूके के अंदर एक नया किस्म का ये वायरस अपनी शक्ल इख्तियार कर गया है। बड़ी तेज़ी से अमवात हो रही हैं। अमेरिका के अंदर एक दिन में 4000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, सबसे ज़्यादा अमवात। अब यूके में 1000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। तेज़ी से फैल रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कम उम्र जो नौजवान लोग हैं, जो अपने आप को नहीं समझते थे कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक है, उनको टारगेट कर रहा है, बच्चों को टारगेट कर रहा है। डॉक्टर साद मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत रिसर्च करते हैं। डॉक्टर साहब खुशामदेद। ये बताइए पाकिस्तान किस जगह पर है? कहा जा रहा है कि लंदन से ये वायरस पाकिस्तान आ गया है। ये वायरस जो रंग शक्ल चेंज कर रहा है, इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, जल्दी से ये सेहतमंद लोगों को टारगेट कर रहा है, इसकी वजह क्या है? having me on the show. तो इसके अंदर एक ये इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जो स्पाइक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल वेरिएशंस की वजह से इसके अंदर इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो बढ़ जाती है। सो अभी ये कहा जा रहा है कि 70% इसकी ट्रांसमिशन इंक्रीज है। इसका मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में लगने की जो इसकी कैपेसिटी है वायरस की, वो बढ़ गई है। उसी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो है अब यंग लोग भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसमें बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इसके अंदर एक और जो सबसे ज़्यादा नुमाया बात नज़र आ रही है फैसल, वो ये है कि इसमें सिम्टम्स अब कम हो रहे हैं। इस पूरी वबा को अब एक नया नाम दिया जा रहा है, इसको हम साइलेंट पैंडेमिक कह रहे हैं। साइलेंट पैंडेमिक से मुराद ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, लोगों को पता नहीं है लेकिन उनमें वायरस है। लोगों को बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि उनका गला खराब है, सर बुखार उखार है, लेकिन उनमें वायरस है। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। इसी तरीके से अभी एक लेटेस्ट एक स्टडी आई है जिसके अंदर हमने देखा है 60% जो ट्रांसमिशन है, जो नए ट्रांसमिशन है, वो जो कैरियर्स थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंदर वो सिम्टम्स उस तरह नजर नहीं आ रहे थे। जिस अब इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? इसका हल कैसे पता चलेगा जब किसी में सिम्टम्स ही नहीं है, बुखार भी नहीं है, गला भी खराब नहीं है, सेहतमंद है, और अचानक उसका इंतकाल हो जाए, तो उसको कैसे जांचेंगे, कैसे पकड़ेंगे? देखिए इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको मिड एंड के अंदर कहीं ना कहीं पेशेंट में नजर आना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फैसल इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए। साइंटिफिक की रिसर्च ये चीज हम बता रही है, लेकिन क्या इसमें क्लिनिकल मैनेजमेंट इसकी चेंज हुई है? वो नहीं है। क्या अच्छा, अब डॉक्टर साहब मेरे पास चंद सेकंड बाकी है, बताएं अब एहतियात वही होगी इस वायरस के चेंज होने के बाद? मास्क लगाना है, हाथ धोना है, गले नहीं मिलना है, करीब नहीं बैठना है, डिस्टेंस रखना है, या अब एहतियात में इजाफा होगा? सारी प्रोटोकॉल्स वही रहेंगी फैसल, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पेंडेमिक के अंदर हमको एक नई किस्म की रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वी नीड टू कम टुगेदर और इससे हमको मिलके फाइट करनी है। इसके अलावा ये एक बिहेवियरल पैंडेमिक है, ये एक वायरस अब पैंडेमिक नहीं है। जितनी तहकीक हो रही है इस चीज के ऊपर, उसके अंदर चाइना, अमेरिका, बर्तानिया, तमाम मुल्कों को साथ आके इसको रोकना पड़ेगा। सारे दुनिया को साथ मिलकर करना पड़ेगा। रंग चेंज हो रहा है, सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, सूरत हाल चेंज हो रही है। खतरनाक हद तक ये वायरस अब तबाहकुन सूरत इख्तियार कर गया है। यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर, अब ये पाकिस्तान भी पहुंच गया है। हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है अभी क्लियर नहीं है, इस पर हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, आज पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।